नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गिग न्यूज के इस बेहद खास शो में। खास इसलिए क्योंकि अगले आधे घंटे में हमें वो तमाम खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगी। जी हाँ, स्वागत है गुड न्यूज इंडिया में और मैं हूँ जया सिन्हा। नमस्कार, मैं हूँ राहुल गुप्ता। अगले आधे घंटे हम आपको ऐसी खबरें दिखाएंगे जो आपके अंदर प्रेरणा भर देंगी, उत्साह भर देंगी। देश विदेश के तमाम समाचारों के बीच में कई बार ऐसी खबरें चूक जाती हैं जो खबरें शायद आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। तो गुड न्यूज इंडिया में ऐसी ही खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। तो सबसे पहले आज कार्यक्रम में बात करते हैं परीक्षाओं की। घबराइए मत, हम आपसे पढ़ाई लिखाई नहीं करवाने वाले हैं, लेकिन उस छात्रों के बारे में सोचिए जिनकी परीक्षाएं या तो शुरू हो चुकी है या परीक्षाएं शुरू होने वाली है। खासकर विज्ञान और गणित की पढ़ाई में कई छात्रों को मुश्किलात जरूर सामने आती है। कैसा हो, अगर छात्रों को संगीत के साथ पढ़ाई सिखाई जाए, गणित के फॉर्मूले बताए जाएं, तो लगता है पढ़ाई वाकई में काफी आसान हो जाएगी। मैथ्स, साइंस और म्यूजिक, इन तीन शब्दों का आपस में कोई भी रिश्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक अनूठे स्कूल ने ऐसा कर दिखाया है। वहाँ पर बहुत ही मुश्किल गणित और विज्ञान को समझाने के लिए बच्चों को लोक गीतों का सहारा लिया जा रहा है, सीरीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। किस तरह से संगीत के द्वारा वातावरण को बहुत ही हल्का बनाया जा रहा है कि बच्चे और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। कैसे, आइए जानते हैं। कहते हैं संगीत से हर किसी को प्यार होता है, खासकर किशोर उम्र के बच्चों को। ऐसे में कैसा हो जब गणित और विज्ञान की पढ़ाई संगीत के जरिए कराई जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कर्नाटक के रायचूर जिले में। यहाँ के प्रशासन ने 10वीं के खराब रिजल्ट को दूर करने के लिए संगीत का सहारा लिया है। यहाँ विज्ञान और गणित के पेचीदा सिलेबस को पारंपरिक और लोक गीतों के माध्यम से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। It's very difficult, जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है और जिनके नंबर कम आते हैं, उनके अंदर भी कई तरह की छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं। उनकी दिक्कतों को खत्म करने के लिए हमने म्यूजिक का ये प्रयोग किया। इससे इन बच्चों को साइंस और मैथ जैसे कठिन विषय याद करने में मदद मिलती है। जिले भर में विभिन्न स्कूलों में ज्ञान के ये गाने बजाए जा रहे हैं। सीडी भी वितरित की गई है ताकि छात्रों को आसानी से विषय को समझाया जा सके। क्योंकि ये आकर्षक धुनों से सजी है, इसलिए ये छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों का भी मानना है कि इससे उन्हें कठिन विषय को समझने में आसानी हो रही है। मुझे ये गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस गीत में वो सारे पॉइंट्स है जो बुक में है। सामान्य तरह से सभी बच्चे लोग सिर्फ गीत सुनते हैं और कोई भी तरह पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं होती है, सिर्फ गीत सुनते हैं। हमें इस गीत को सुनना चाहिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है और इसमें परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है। हमें घर में जो भी काम करते हैं, अगर काम करते लिए भी सुन गए तो एग्जाम में लिखते टाइम पे हमको ये सॉन्ग याद आ गया तो अब हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन हमें नहीं आता इसमें का, अगर हमें वो सॉन्ग याद कर लिए तो हमें ये क्वेश्चन में लिखने को आंसर बहुत ईजी हो जाता है। इस सीडी को तैयार करने में बाकायदा शिक्षकों की मदद ली गई है। एक टीम तैयार की गई जो धुनों को तय करती है ताकि विज्ञान और गणित की पढ़ाई लयबद्ध की जा सके, और यही टीम गीत को अंतिम रूप देती है। टेक्स्ट बुक में गीतों के साथ हम बच्चों को ऑडियो जैसे सुनाई दिए तो उनको याद रखने के लिए बहुत इजी होता है। इसलिए हम 7 गीतों और रचने किए हैं। उनको बच्चों को सामने भी हम बहुत बारे सारे वो पेश किए हैं। इस अनूठी पहल में शामिल टीचर्स का मानना है कि इससे न सिर्फ छात्रों को उनके ग्रेड में सुधार लाने में मदद मिलेगी, बल्कि आनंद के साथ होती इस पढ़ाई में बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस संगीत में पढ़ाई लिखाई से प्रशासन को भी उम्मीद है कि अब उन्हें खराब रिजल्ट से घबराने की जरूरत नहीं होगी। गुड न्यूज इंडिया के लिए रायपुर से नीलकांता स्वामी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से संगीत बच्चों को पढ़ाई में मदद कर रहा है, और अब शिक्षक के साथ साथ बच्चे भी परंपरागत तरीकों को छोड़कर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर एक ई क्लासरूम है जहां पर बच्चों को वाकई खूब मजा आ रहा है। जी हाँ, ई क्लासरूम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर लैपटॉप के जरिए, प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाई लिखाई का काम जारी है। और ये सब स्कूल प्रशासन ने या स्थानीय प्रशासन नहीं किया है, बल्कि एक स्कूल टीचर ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इस ई क्लासरूम को स्थापित किया है।
और इससे बच्चों को भी पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे क्लासरूम में जो आधुनिकता के मामले में शायद किसी शहरी निजी स्कूल को भी मात दे दे। ये क्लासरूम है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में। यहाँ गरीबी में शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने वाले शिक्षक पंचायत राजेश सूर्यवंशी ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ गांवों में शिक्षा के विकास की नई परिभाषा गढ़ दी है। दरअसल यहाँ गांव के मिडिल स्कूल में खुद के संसाधन से राजेश सूर्यवंशी ने ई क्लास यानी स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया है, जहाँ ऑडियो वीडियो माध्यम के उपयोग कर पढ़ाई कराई जाती है, जहां सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। अपने वेतन के पैसे बचा कर लैपटॉप खरीदा, कैमरा खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा और सारे सुविधा संसाधन मैंने तैयार कर लिया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कंप्यूटर का जो तकनीकी नॉलेज मेरे को है और अभी तक जो प्रशिक्षण मैंने सीखा जो पाया वो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करूं। और इस काम में मेरा पूरा स्टाफ, मेरा पूरा समुदाय और विद्यालय के बच्चे सबको मेरे को बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी तरीके से जो बड़े सरकारी स्कूलों के अलावा जो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा होती है वो मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ। ये जिले का पहला ई क्लासरूम है, वो भी ग्रामीण इलाके के एक छोटे से स्कूल में। शिक्षक राजेश सूर्यवंशी की पहल अब चौतरफा तारीफ हासिल कर रही है। अहम बात है कि नवापारा आमोदा के इस मिडिल स्कूल परिसर को भी शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर ऑक्सीजन क्षेत्र बना दिया है। साल 2 साल पहले स्कूल परिसर और आसपास केवल सूखी घास दिखाई देती थी, आज यहाँ पेड़ पौधों की हरियाली दिखाई देती है। स्कूल में जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, जिससे छात्र अपने सामाजिक दायित्व को समझ सके। पूरा प्रयास ये रहेगा कि दैनिक जीवन में जो देश दुनिया में जो घटनाएं हो रही है उनका एक वीडियो क्लिप हम रोज बच्चों को दिखाएं और समय समय पर उनको मोटिवेट करते रहें। बाकी स्कूलों में भी यदि ऐसा हो जाए तो सरकारी स्कूलों की जो दुर्गति हो रही है, बच्चे जो छोड़ के निजी स्कूल में जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। यह प्रोजेक्टर जो लिए हैं उनके माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा में मैं देख रहा हूँ इनके कि बच्चे जो है अधिक से अधिक सीखने का प्रयास किया जा रहा है। राजेश सूर्यवंशी के मुताबिक साल भर पहले उनके मन में ई क्लास तैयार करने का विचार आया। इसके लिए लैपटॉप से लेकर प्रोजेक्टर समेत दूसरे संसाधन अपने खर्च से खरीदे और आज साल भर बाद यहाँ की तस्वीर बदली हुई है। तकनीकी माध्यम से बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, जिससे छात्रों में पढ़ने लिखने को लेकर रुचि भी बढ़ी है। जिस प्रकार से टीवी में कार्यक्रम देखते हैं बच्चों के मनोमस्त पटल पर वो जल्दी से बैठता है, तो इसी प्रकार से अगर डिजिटल से पढ़ाई हो और बच्चे देखें और सुने तो उस पर बच्चों पर बहुत जल्दी रुचि उत्पन्न हो रही है। बच्चे उत्सुकता के साथ उस पर ध्यान ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मैं कहता हूं कि वह जो पढ़ाई है बच्चों के लिए बेहतर होगा। अहम बात यह है कि जिले के किसी भी स्कूल में शिक्षा की ऐसी आधुनिक व्यवस्था नहीं है। इसके साथ छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों को छोड़कर किसी भी अन्य जिले में ऐसा डिजिटल क्लासरूम नहीं है। सभी मान रहे हैं कि ई क्लासरूम से एक बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण हुआ है, जिसके बाद बच्चे भी बड़ी रुचि से पढ़ाई करते हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार साहू के साथ राघवेश पांडे की रिपोर्ट। वाकई में क्या खास ई क्लासरूम है और बच्चों को हरियाली के प्रति भी जागरूक करने के लिए क्या नायाब तरीका है। जब भी जन्मदिन हो एक पौधा लगाओ और उसकी देखभाल भी करो। क्या बात है। जी हाँ, गांव का ये ई क्लासरूम शहरों को भी सीख दे रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया का सफर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। आजकल देश में विकास के बारे में हर जगह बात हो रही है। शहरों के विकास के अलावा गांव में विकास पर भी पूरी तरह से फोकस यहां पर रखा गया है। काश हमारे गांव में भी हर जगह बिजली होती, पानी होता, स्वच्छता होती,
हर जगह पक्की सड़कें होती, बच्चों को शिक्षा मिलती, पीने के पानी के लिए। पर राहुल ऐसा है, ऐसा है? जी हाँ ऐसा है। अच्छा। आइए आपको ले चलते हैं औरंगाबाद के पटोदा गांव, जहां पर पीने के पानी के लिए नल है, सब कुछ है और साथ ही एटीएम है, पीने का पानी का मिनरल एटीएम। वाटर। जी हाँ, पीने के पानी का एटीएम है, जहां पर आप पैसे डालते हैं और आप ग्लास लगाते हैं तो पानी निकलता है। तो वहीं कभी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे गए हैं, जिसकी वजह से गाँव की सुरक्षा के लिए भी कोई चूक नहीं होती है। साफ सुथरी सड़कें हैं, बिजली है, सब कुछ है। जी हाँ, ये है आदर्श गांव। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। जी हाँ, इस आदर्श गांव में तो हम भी जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे आदर्श गांव में ऐसे क्या कुछ सुख सुविधा है। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब यहाँ के गांव विकसित हो, और ये तभी हो सकता है जब हर गांव में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। लेकिन औरंगाबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से पाटोदा गांव में ऐसा सच कर दिखाया है। इस गांव की सुबह होती है घंटे की आवाज के साथ। जी नहीं, सिर्फ मंदिर का घंटा नहीं, बल्कि कूड़ा गाड़ी का घंटा। यहाँ रोज सुबह कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है, जो गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है और उसका निस्तारण भी किया जाता है। गांव में जब से स्वच्छता अभियान आरंभ हुआ, तब गांव की सभी महिलाएं सुबह सफाई करती है और कूड़ा इकट्ठा करके उसका विभाजन करती है। हर दिन सुबह 7 बजे कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी आती है और कूड़ा लेकर चली जाती है। इतना ही नहीं, लगभग 3,500 की आबादी वाला ये गांव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त भी हो गया है। यहाँ घर घर में शौचालय हैं और खुले में शौच पर सख्त मनाही है। हाँ, मेरे घर में किसी के भी घर में शौचालय नहीं था। गांव में खुलेआम शौच के लिए कोई न जा सके, इसलिए हम पहरेदार के रूप में जाते थे और जो भी खुलेआम शौच के लिए आता उन्हें पकड़कर ग्राम पंचायत में खड़े करते थे। पाटोदा गांव में अन्य गांव की तरह कच्ची सड़कों के बजाय ब्रिक ब्लॉक की सड़कें हैं, जो एकदम साफ सुथरी रखी जाती है। गांव की प्रभावशाली कर यानी टैक्स संग्रह प्रणाली के चलते गांववासी मुफ्त सार्वजनिक अनाज पीसने की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे भारत में ये अपनी तरह की अनूठी पहल है। पानी का प्रबंधन भी यहाँ अनोखे ढंग से किया गया है। 24 घंटे गांव वालों को पानी मिलता है। पीने के पानी के लिए मिनरल वाटर एटीएम है, कपड़े धोने के लिए सार्वजनिक धोबी घाट की व्यवस्था है और पानी किसी तरह से बेकार ना हो, इसके लिए बचे हुए गंदे पानी को पेड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसका लाभ ऐसा हुआ कि हमें आटा पीसने के लिए अलग रुपए देने पड़ते थे, पर आज इस योजना से हमें जन्मगांठ हो या शादी, कोई भी उत्सव हो, हमें मुफ्त में आटा पीसकर मिलता है। हर एक महिला को काम होता है। एक दूसरे के घर जाने के लिए समय नहीं मिलता। दूर दूर से महिलाएं धोबी घाट पर आती है। वहाँ कपड़ों की धुलाई करते करते हम बातें करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल में भी ये गांव पीछे नहीं है। यहाँ सोलर पैनल्स के इस्तेमाल से पानी गर्म करने की सुविधा है, ताकि ग्रामवासी इसे नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी स्कूल सोलर पैनल्स को बच्चों के लिए खाना बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ बायोगैस प्लांट्स का उपयोग कर गांव की महिलाएं बिना धुएं के खाना बना रही हैं और सांस की बीमारी से निजात पाने में सफल हुई हैं। पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता का मंत्र प्रसारित करने में पाटोदा गांव के बच्चे भी पीछे नहीं हैं। हर शनिवार यहाँ के स्कूली बच्चे अपने अलग अलग इलाकों की साफ सफाई करने निकल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में हर बच्चे के जन्मदिन पर उसके नाम का एक पेड़ गांव में लगाया जाता है, जिसकी देखभाल वो बच्चा खुद करता है। पाटोदा गांव में सीसीटीवी कैमरों का भी प्रबंध है, जिसकी मदद से गांव की सुरक्षा व्यवस्था में काफी सुधार आया है। और इस गांव की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ हर घर के बाहर घर के प्रधान पुरुष के साथ साथ घर की महिला का नाम भी लिखा जाता है, यानी घर पर पति पत्नी दोनों का समान रूप से अधिकार होता है। हर मकान पे 2 नाम दिखाई देते हैं, एक पति का और दूसरा पत्नी का। अगर कोई पति शराबी हो तो कभी कभी अपना मकान बेच सकता है, इसलिए सभी ने सोच लिया कि मकान की नोंद सूची में पति के साथ साथ पत्नी का नाम जोड़ा जाए, जिससे पति को अपनी पत्नी की सम्मति के बिना मकान बेचना मुश्किल होता है। आज पटोदा गांव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है, और अगर हर गांव में ऐसे ही सामूहिक प्रयास होते रहे तो विकास की इस दौड़ में भारतीय गांव भी अछूते नहीं रहेंगे और हमारे भारतीय गांव आदर्श गांव बन सकेंगे। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज।
तो चलिए, उम्मीद यही है कि हमारा देश का हर गांव इसी तरह से एक आदर्श गांव बने। और आइए अब बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की। जी हाँ, आजकल सभी का इस बात पर जोर है कि ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और या कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा हो, और इसी कोशिश में सभी जुटे हुए हैं। और इस कोशिश में हमें जनता की भागीदारी भी नजर आ रही है, और कई ऐसे संस्थान हैं जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर आज एक मिसाल कायम कर रहे हैं। जी, लखनऊ की एक मस्जिद आपको ले चलते हैं, जहां पर मस्जिद में सोलर पैनल लगाए गए हैं और लक्ष्य बड़ा साफ है कि पूरी की पूरी मस्जिद में जो आने वाले दिनों में बिजली की आपूर्ति होगी वो सौर ऊर्जा के जरिए ही होगी। ये तो सिर्फ मस्जिद की बात थी। मस्जिद के अलावा नौसेना ने भी इस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं और देश में पहला जंगी जहाज है जहां पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और जहाज में अब सौर ऊर्जा के जरिए भी बिजली की आपूर्ति की जा रही है। भारत सौर ऊर्जा की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां मस्जिद में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं नौसेना के पोत INS सर्वेक्षक पर भी सूरज की रोशनी से बिजली हासिल की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पावर्ड मस्जिद की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की इस महिला मस्जिद ने फैसला किया है कि यहाँ पूरी तरह से सौर ऊर्जा से बनी बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा और इस दिशा में कदम उठा दिया गया है और पहला सौर पैनल लगा दिया गया है। बिजली का खर्च भी कम आएगा, लोगों की जेब भी कम होगी और हम प्रकृति के दिए हुए इस वरदान को सही उपयोग करेंगे और लोगों को भी पॉल्यूशन से फ्री करेंगे और जितना भी होगा हम लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंबर मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक कल्याण के लिए तो जंग लड़ी रही है और उनकी जंग में पर्यावरण संरक्षण भी जुड़ गया है। जब हम जंग या शांति की बात करते हैं तो नौसेना की अहम भूमिका हमेशा दिमाग में आती है और अब नौसेना भी पर्यावरण संरक्षण की जंग में जुड़ गई है। ये है भारतीय नौसेना का INS सर्वेक्षण, जहां पोत को पावर मिल रही है सूरज से भी। देश में पहली बार किसी जंगी बेड़े पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। सरकार की स्वच्छ, नवीकरणीय और ऊर्जा के सतत संसाधनों पर ध्यान देने की पहल के तहत नौसेना ने ये कारनामा कर दिखाया है। This is the first small step on an Indian naval ship for using the solar power, and we have successfully proved the concept of using solar power on board the ship, in harbour and even at sea. So after this we will be studying it and submitting our report of its usage, and maybe our other platforms will also start using this green energy in the future. दक्षिणी नौसेना कमान के पोत INS सर्वेक्षक के हैंगर की छत पर 18 सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसका उपयोग संचार उपकरणों, बैटरी चार्जिंग और रात के समय बैटरी के जरिए जहाज पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक इन पैनल्स को लगाने की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती समुद्री हालात थे, लेकिन इस चुनौती से भी पार पाया गया है। उत्तर प्रदेश की मस्जिद और नौसेना का ये पोत ये यकीन दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में पर्यावरण सुरक्षा की चुनौती से भी जरूर पार पाया जा सकेगा। गुड न्यूज इंडिया, DD न्यूज। वाकई में सरकार की भागीदारी तो है ही और आम लोगों की भागीदारी भी अब देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने का जो लक्ष्य है, लगता है वो लक्ष्य दूर नहीं है। बिल्कुल, और सौर ऊर्जा ही आने वाले हमारे समय का भविष्य है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द लौटते हैं। गुड न्यूज इंडिया अभी भी बाकी है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। प्रतिभा किसी भी धर्म, जाति, अमीर गरीब की मोहताज नहीं होती। अगर बच्चों को सही प्रोत्साहन मिले, सही दिशा मिले, तो वो वाकई चमकते सितारे बन जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे फुटबॉल की। 2001 में जिस मुहिम की शुरुआत हुई थी, आज वो एक बड़ा लंबा चौड़ा एक फुटबॉल टूर्नामेंट बन चुका है और भी लगातार इसका विस्तार हो रहा है। कैसे? जी हाँ, मुंबई आपको ले चलते हैं। फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला, देखे जाने वाला खेल है और कोई अगर नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल खिलाड़ी है तो वो चमकदार सितारा है। झुग्गी झोपड़ी के बच्चे वो भी चाहते हैं कि वो चमकदार सितारा बने, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है मुंबई में, जहां पर स्लम सॉकर कप का आयोजन किया जा रहा है।
वो खिलाड़ी हैं जिनके पास संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन प्रतिभा की नहीं। इनकी प्रतिभा को एक लक्ष्य दिया है स्लम सॉकर ने। इन बच्चों और युवाओं को एकजुट किया है फुटबॉल ने। स्लम सॉकर एक कोशिश है इन युवाओं के जीवन को एक सही राह देने की, इन्हें जीवन जीने के गुर सिखाने की। नेशनल इंक्लूजन कप एक ऐसी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसमें बस्तियों और स्लम्स में रहने वाले ये बेहद प्रतिभाशाली युवा ही हिस्सा लेते हैं। इस साल के टूर्नामेंट में 40 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत से 24 पुरुषों और 16 महिलाओं की टीमों ने भाग लिया। पहली बार नेपाल से भी एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुषों की टीम ने चैंपियनशिप में भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत से एक टीम का चयन करना है जो सितंबर में ओस्लो में आयोजित हो रहे होमलेस वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। स्लम सॉकर की शुरुआत आज से 14 साल पहले नागपुर में हुई थी, जब हमारे फाउंडर ने ये पाया था कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, इनको कोई स्पोर्ट्स इनके लिए कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता है। और क्योंकि ये गरीब बच्चे होते हैं, इनमें जो टैलेंट होता है उसको कभी आउटलेट नहीं मिलता, उसको कहीं बाहर आने का चांस नहीं मिलता है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपकी एनर्जी एक राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। कुछ इन्हीं विचारों से हम लोगों ने आज से 14 साल पहले नागपुर के उस छोटे से ग्राउंड पे ये टूर्नामेंट शुरू किया था। बस तब की बात है, और आज जब हम लोग बॉम्बे के इतने बड़े ये लोकेशन पे ले रहे हैं, ये एक चीज़ है। ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि जैसे हम लोगों ने शुरुआती में जब हम लोग केवल 8 स्लम्स थे, और आज हम लोग 40 ऐसे नेशनल लेवल के टीम्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा ग्रोथ हुई है। ये खिलाड़ी बेहद आम परिवारों से हैं, लेकिन अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। विदर्भ से आई महिलाओं की इस फुटबॉल टीम ने संघर्ष का लंबा सफर तय किया है। टीम की कोच शबाना कुरैशी खुद एक मिसाल हैं, जो विदर्भ के सुदूरवर्ती इलाकों की लड़कियों को भी फुटबॉल की शिक्षा दे रही हैं। हमें खेलने नहीं दे रहे थे, मम्मी पापा मत खेलो, वैसा वैसा कुछ भी बोलते थे, क्या है इस खेल में, ऐसा कुछ भी बोलते थे। तभी मैं जिद्दी से जा रही थी ग्राउंड पे, रोज ग्राउंड पे जाती प्रैक्टिस करती थी, और पड़ोस के लोग भी कहते थे क्या है इस खेल में, आप रोज जाते हो, क्या करते, पढ़ाई नहीं करते, ऐसे कुछ भी बोलते थे। तभी मैं जा रही थी ग्राउंड पे, और घर के भी बाद में मैं स्टेट खेलने गई, मेरा सिलेक्शन हुआ था कलकत्ता के लिए, नेशनल के लिए। तब मेरी एज नहीं थी, पर मैं कलकत्ता गई नहीं। तो बाद में मेरे घर में पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ था, अच्छी खेलती है। तब मेरे घर के सब सपोर्ट करने लगे, और अभी भी सपोर्ट करते। अब कुछ भी नहीं बोलते, नहीं अब जा बोलते। 19 साल की हर्षा राग हटाटे ने गरीबी के साथ अवसाद का सामना किया है। 16 साल की उम्र में हर्षा के माँ बाप उसकी जबरदस्ती शादी करा रहे थे। हर्षा ने हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और नेशनल इंक्लूजन कप 2017 तक का सफर तय किया। हमने स्लम सॉकर से CSC कोर्स किए थे, जो कोचेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स का होता है। उसके बाद हमको वहाँ से इंस्पिरेशन मिली स्लम सॉकर से, तब से लेके हम लोग बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं, और अभी तो 2 साल हो गए हमारे साथ लड़कियाँ भी है। हम लोग यही बोलते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ने दो, अगर उनकी वो चीज़ में इच्छा है, शायद हो सकता है वो आगे नाम आपका रोशन करे, पहले आपका नाम रोशन करे, फिर समाज का नाम रोशन करे, फिर इंडिया का नाम रोशन करे। भूकंप की त्रासदी झेल रहे नेपाल में मानव तस्करी एक बड़ी चुनौती है। उन तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए पहली बार नेपाल की टीम ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। हम नेपाल में 18 साल से कम के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हमारी संस्था चाइल्ड रिच नेपाल इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। ये सभी बच्चे काफी रिमोट एरिया से आते हैं। भूकंप के बाद नेपाल में मानव तस्करी बढ़ गई थी। हम स्पोर्ट्स के द्वारा इन समस्याओं से निजात पा रहे हैं। स्लम सॉकर आज बस्तियों के इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। स्लम सॉकर स्लम में जीवन यापन करने वाले हजारों परिवारों की जिंदगियों को बदलने में कामयाब हुआ है। ये फुटबॉल, ये मैदान वाकई इन तमाम बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान दे रहे हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलते खेलते अपने नायाब और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
जी हाँ, और इसी के साथ वक्त हो चला है आपके लेटर्स का, आपके ईमेल्स का। बहुत ही भारी संख्या में हमें लगातार आपके ईमेल्स मिल रहे हैं एंड थैंक यू सो मच हमारे फेसबुक पेज को इतना लाइक करने के लिए, इतने सारे संदेश भेजने के लिए। आइए नजर डाल लेते हैं कुछ चुनिंदा ईमेल्स पर। जालौन उत्तर प्रदेश से अर्पित विश्वकर्मा का ईमेल आया है। आपका कार्यक्रम हर भारतवासी में साहस भरने का काम करता है। मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूं। पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहन पांडे लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम देखना मुझे काफी अच्छा लगता है। मेरा दिल उत्साह से भर जाता है। आप ऐसी ही अच्छी कहानियां दिखाते रहें। हमारे फेसबुक पेज पर रोजालिन परिदा ने संदेश छोड़ा है। ये शो वाकई में सकारात्मकता फैला रहा है। कृपया ऐसे ही हमें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। और फेसबुक पर भूपेंद्र शर्मा लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। शो में दिखाई वर्मी कंपोस्ट की खबर अच्छी थी। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। अक्षय कुमार लिखते हैं, मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में दिखाई गई कहानियाँ मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं और मुझे भी उसी तरह कुछ करने का मन करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ईमेल लिखने के लिए। आपकी 2-4 लाइनें हमारा काफ़ी उत्साह बढ़ाती है। अगर आप भी हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो ddgoodnewsindia@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इस पर आप हमें अपने ईमेल्स भेज सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी खबर है जो आप हमारे इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर भेज दीजिए। हम उसे गुड न्यूज इंडिया में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल गुड न्यूज इंडिया के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे ढेर सारी ऐसी कहानियां लेकर जो वाकई आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगे और एक बार फिर आपका विश्वास बढ़ा देंगे कि वाकई बदल रहा है हमारा इंडिया। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।